हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट CSS स्टैंड्स फॉर, यानी कि आपको यहाँ पर CSS की फुल फॉर्म बतानी है। क्या ये आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स हैं, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स है, कंप्रहेंसिव स्टाइल शीट्स है? तो C स्टैंड फॉर कैस्केडिंग, S is used for style and this S is used for sheets। तो ये जो आपका CSS है इट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मूक स्टैंड्स फॉर। अब ये जो मूक है ये बेसिकली क्या है, तो इस पर हमने अपना एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मूक जो है कि आपका मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स है, मैसिव क्यूसेट ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है या फिर मायरेंट ओपन ऑनलाइन कोर्स है। तो आप सभी को पता होगा जिसने भी हमारी वो वीडियो देखी होगी कि मूक जो है ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके बारे में आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज़। यहाँ बहुत पूछा है कि जो डेसिमल नंबर है आपका 35, इसके अगर हम बाइनरी इक्विवेलेंट की बात करें तो ये किसके क्या होगा? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशंस फॉर फाइल्स विच स्टोर। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो आपकी फाइल्स होती हैं बेसिकली, तो उनको क्या होता है शॉर्ट एब्रीविएशन के साथ में सेव किया जाता है। जब भी आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो वहाँ आपको PNG लिखा दिखाई देता है, कहीं कहीं आपको BMP या JPG दिखाई देता है। GIF आपको पता है कि क्या होती है, ये आपकी एक इमेज होती है जिसको आप सेंड करते हो किसी को, तो उसमें जो भी इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लाइक अगर कोई भी फ्लावर है तो वो आपको ब्लूम होता हुआ नज़र आएगा, या फिर उस इमेज में अगर स्टार्स दिखाई दे रहे हैं तो वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको कोई साउंड नहीं मिल रही होगी, सिर्फ इमेजेस जो होंगी वो उनमें इफेक्ट्स शो हो रहे होंगे, वो आपके वर्क कर रही होंगी, आपकी प्लेइंग इमेजेस होंगी। ठीक है, मान लीजिए अगर वहाँ पर कोई डॉल है किसी इमेज में तो वो अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है GIF है, यानी कि तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो हैं ये एक्सटेंशंस की तरह यूज़ होते हैं फाइल्स को, जो क्या करता है, जो कि आपका स्टोर करता है ऑडियो डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा या फिर टेक्स्ट डेटा को, तो जो कि आपका इमेज डेटा को क्या करता है स्टोर करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि GIF में आपका क्या होता है इमेज ही होती है बेसिकली, बस वो थोड़ी आपकी वर्किंग इमेज होती है जिसमें आपको इफेक्ट शो हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बोला है कि आपके सिंबल जो कि A से लेके F तक के होते हैं ये इनमें से किस में यूज़ किए जाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या फिर आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो देखिए ये जो हमारे सिंबल्स होते हैं A, B, C, D, E एंड F, इन्हें जब आप काउंट करेंगे तो ये आपके नंबर में कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स ये जो आपका सिस्टम होता है ये होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है आपका? क्या गूगल नहीं है, क्रोम नहीं है, याहू नहीं है या फिर आपका बिंग नहीं है? तो देखिए ये जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें गूगल आपका एक सर्च इंजन है, याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी है, लेकिन ये जो क्रोम है ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर इज B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम अ कंट्री आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि अगर हम CO2 के एमिशन की बात करें कि कंट्री से, तो आपको CO2 एमिशन में कौन सी कंट्री आपकी फर्स्ट नंबर पे आती है उसका आपको सीक्वेंस बताना है।
ठीक है। तो क्या यूएसए जो है सबसे ज़्यादा CO2 का एमिशन करती है चाइना के कंपैरिजन में? चाइना आपके इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा CO2 एमिट करती है, या फिर इंडिया आपका रशिया के कंपैरिजन में? तो इस तरह से आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है और आपको हमें आंसर हमें आपको आंसर बताना है। तो आप भी देखिए क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम CO2 एमिशन की बात करें तो जो CO2 एमिशन होता है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है आपका चाइना के द्वारा। तो जो फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है CO2 एमिशन का, दैट इज़ चाइना। तो यहाँ पर हमारे ये जो दो ऑप्शंस हैं ये तो बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूएसए दे रखा है। अब हमें इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अब हम तुरंत देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पर हमारा चाइना आता है, सेकेंड नंबर पर कौन सा आएगा। तो देखिए, अब बिल्कुल भैया सेकंड नंबर पे आपका यूएसए आता है। ठीक है, अब यूएसए यहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी हम फिर इसको नहीं देख पाए कौन सा करेक्ट होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि CO2 एमिशन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे आपका रशिया आता है, जबकि जो आपका इंडिया है वो आपका फोर्थ नंबर पे आता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, सॉरी गलत हो गया, थर्ड नंबर पे जो है हमारा, थर्ड नंबर पे जो है वो आपका इंडिया आता है और फोर्थ नंबर पे आपका रशिया आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम कम ज़्यादा देखें तो रशिया जो है वो सबसे कम CO2 का एमिशन करता है, लेकिन चाइना, यूएसए एंड इंडिया ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि CO2 का एमिशन सबसे ज़्यादा करती हैं। तो आप बिल्कुल देख लीजिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच लिस्ट 1 लिस्ट आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, लिस्ट 1 को आप लिस्ट 2 के साथ जब मैच करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इन डेज के आगे सिर्फ डेट्स को लिख देते हैं, सॉरी इन डेज के आगे डेट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हम वर्ल्ड हेल्थ डे आपका जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे अभी हुआ है रिसेंटली 16 सितंबर को। ठीक है, और वर्ल्ड एड्स डे की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कोड देख लीजिए। अब हम कोड देखेंगे तो कोड हमारा है, आप यहाँ पर 4, 3, 1 एंड 2 मैच करेंगे, 4, 3, 1 एंड 2 एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अकाउंट्स फॉर, इनमें से कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो है वो आपकी 2/3 ग्लोबल वाटर कंजप्शन के लिए है, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर जनरेशन, इंडस्ट्री या फिर डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल यूसेज। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है ना कि हमारा जो वाटर है हमारा विश्व में, तो उसका जो 2/3 वाटर है उसका कंजम्पशन किसके लिए किया जाता है, आपके एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वन ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एज एन एयर इज। यहाँ पर बोला है कि अगर हम गैसियस पॉल्यूटेंट के एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की बात करें, यानी कि आपके CFC के एमिशन की हम बात करें हवा में, तो किसके द्वारा होता है? क्या आपके सीमेंट इंडस्ट्री से होता है, आपका फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से होता है, फोम इंडस्ट्री से होता है, फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से होता है? में से किस इंडस्ट्री से आपका CFC का एमिशन होता है? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोम इंडस्ट्री। जो फोम इंडस्ट्री होती है वहाँ से आपका CFC का एमिशन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये मेनली आपको काफ़ी बार पूछा भी जाता है, मैं इसलिए बार बार बताती हूँ। ये सबसे ज़्यादा एमिट होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर, आपके एयर कंडीशनर यानी कि आपके AC और एरोजल्स वगैरह से इनका एमिशन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एज आइडेंटिफाइड बाय द यूजीसी इन द ईयर 2014 आर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ। अब आप यहाँ पर आपसे पूछा है कि कुछ फेक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, तो सबसे ज़्यादा फेक इंस्टीट्यूशन या फिर फेक यूनिवर्सिटीज़ जिनका पता लगाया गया था यूजीसी के द्वारा 2014 में, वो किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी में पाई गई थी? क्या बिहार में पाई गई थी, क्या उत्तर प्रदेश में पाई गई थी, या तमिलनाडु में पाई गई थी, या फिर आपके दिल्ली में पाई गई थी? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एम्पावर्ड टू कन्फर और ग्रांट डिग्रीज अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। अब आपसे पूछा है कि ये जो यूजीसी एक्ट है 1956, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको डिग्री प्रोवाइड करता है? A university established by an act of parliament, या university established by an act of legislation, या university institution established by a linguistic minority। तो देखिए linguistic minority से आपका जो है यूनिवर्सिटी का सेटअप नहीं होता। an institution which is डीम टू यूनिवर्सिटी, तो ये तो आपका है। तो जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। हम जब कल आपको यूजीसी हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ हमने बताया था कि ये जो आपका यूजीसी है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वो आपके पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत जो है वो स्टैब्लिश होती है, आपके लेजिस्लेचर एक्ट से स्टैब्लिश होती है, ये भी ठीक है। और ये आपका डीम टू भी यूनिवर्सिटी होता है कोई भी एक इंस्टीट्यूशन। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट कोड रहेगा दैट इज़ 1, 2 and 4 एंड द करेक्ट आंसर is goes with option number C. Next move towards our next question and it is question number 13. Which of the following are the tools of good governance? अब आपको यहाँ पर गुड गवर्नेंस के टूल बताने हैं। क्या आपका सोशल ऑडिट है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सिटीजन्स कैरेक्टर है, राइट टू इंफॉर्मेशन है एंड द करेक्ट आंसर गोज़ विद ये देखिए टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका सोशल ऑडिट भी है, पावर का सेपरेशन भी यहाँ होता है, सिटीजन्स का चार्टर भी है और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है आपका जो साइक्लोन है, आप साइक्लोन था आपका हुदहुद, ठीक है। इस एक मतलब आपके चक्रवात का नाम था हुदहुद। इसने जो था किस स्टेट के कह सकते हैं हम तट को जो है वो हिट किया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। हुदहुद नाम का चक्रवात था, इसने सबसे पहले जाकर आपके आंध्र प्रदेश के तट को क्या किया था? हिट किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है? तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। नॉट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन गलत बहुत चले जाते हैं क्योंकि नॉट हमें दिखाई नहीं देता एग्जाम की अगर हम बात करें तो जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का हमने आपका सेपरेट वीडियो दिया था, तो आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की हम बात करें तो ये जो क्लीन एयर है आपकी, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये आपकी क्या हो सकती है? रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। फ्रेश वाटर है आपका, फर्टाइल सॉइल है, ये तीनों ही आपकी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन ये जो सॉल्ट है ये आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन। जो राइट टू प्राइवेसी एक्ट है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह है और ये आपका किस पे इम्प्लाई होता है? राइट टू फ्रीडम पे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे, राइट टू इक्वालिटी पे या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे। एंड द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, ये द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Next, move towards our next question, and it is which of the following organizations deal with capacity building program on educational planning। अब एजुकेशनल प्लानिंग पर आपका इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के साथ डील करता है? आपका NCERT है, UGC है, NAAC है, NUEP है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज NUEPA। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा। इनमें से कौन सी पावर है? ठीक है, समोनिंग की है, एडजर्नमेंट की है, प्रोरोगेशन की है, डिसोल्यूशन की है। किस पावर के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके, वो आपके लोकसभा के रिलेशन में आ सकते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज, आपको यहाँ पर कोड सिलेक्ट करना है। देखिए, समोनिंग एक यह प्रक्रिया रहती है आपकी, एडजर्नमेंट साइन डाई की प्रक्रिया और प्रोरोगेशन की प्रक्रिया से, इन तीनों ही प्रक्रिया से जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा के रिलेशन में आ सकते हैं आपके। एंड द कोड इज 1, 2 and 3 एंड इट इज हियर इन ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका क्वालिटी से क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, जो 2 सत्र होते हैं आपके पार्लियामेंट के, उन 2 सत्र में से उन दोनों सत्रों के बीच में जो इंटरवल रहता है वो कितना मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। 6 मंथ्स तक का हम बढ़ा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट्स का टीचिंग के समय, वो आपका पॉसिबल रहता है किस मेथड के थ्रू? देखिए, मेथड से जो है, टीचिंग मेथड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी टीचिंग मेथड्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, एग्जामिनेशंस आपके ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गए हैं, होने ही वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो आपको स्टडी करा सकें। बट अगर इन केस आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके ज़्यादा अमाउंट में पूछे जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक को आपको प्रोवाइड करा सकें। तो देखिए, यहाँ पर हम मेथड्स की अगर हम बात करें, तो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहता है स्टूडेंट्स का टीचिंग के दौरान, वो आपका किस मेथड के थ्रू पॉसिबल है? लेक्चर के, डेमोन्स्ट्रेशन के, इंडक्टिव के, या फिर टेक्स्ट बुक मेथड के। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि जो लेक्चर मेथड है ये क्या करता है, यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो पैसिव होती है। अब मान लीजिए आप आज तो फंस गए, आपने आज लेक्चर लिया, लेकिन उस वो जब टीचर आपको लेक्चर दे रहे थे, उनके लेक्चर में या फिर किसी क्लास के दौरान अगर आपको बार बार नींद आ रही थी, आप बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या आप चाहेंगे दोबारा उस लेक्चर में जाने की? नहीं, आप बहाने ढूंढेंगे कि नहीं आज नहीं जाते हैं, आज थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा, नहीं चलो कल जाते हैं। इस तरह से क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर मेथड में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग क्या है, पैसिव है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो रहे हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग वो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है, इसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, और ये एक लंबी प्रोसेस रहती है, और इस वजह से कभी कभी एक अच्छा मेथड है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए, टेक्स्ट बुक मेथड की, तो टेक्स्ट बुक मेथड आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। पहले के टाइम में क्या होता था कि आपके ये जो नेट वगैरह है ये सब अवेलेबल नहीं था, उस टाइम पर आप होता था अपने नोट्स वगैरह देखने के लिए बुक्स को सर्च किया करते थे और बुक से स्टडी किया करते थे। लेकिन अब का जो टाइम आया है, इस टाइम पर आप लोग बुक का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम से कम करते हो, और बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि आपके फ़ोन स्क्रीन पर ही पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम पढ़ते भी रहते हैं और कुछ और भी करते रहते हैं, है ना।
तो इसलिए जो हमारा फ़ोन है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, जहाँ मन आए वहाँ हमेशा हमारे साथ होता है, तो कहीं ईजिली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, किसी रिलेटिव घर भी जा रहे हैं, तो अगर आप तब भी पढ़ना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग पीडीएफ्स के थ्रू, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर क्रोम वगैरह के थ्रू आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो भी, उससे भी पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम अपर क्लासेस की बात करें, वहाँ पिक्चर्स नहीं होती हैं कलरफुल, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देता है, तो उससे भी क्या है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की हम बात करें, ये एक अच्छा मेथड माना जाता है, हम काफ़ी बार इसको प्रेफर करते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में इसी को प्रेफर किया है, करेक्ट आंसर माना। लेकिन हमने जब बात आती है बेस्ट मेथड की या फिर अच्छे मेथड की, वहाँ हमने देखा है इफेक्टिव मेथड की। लेकिन पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके जब मेथड कैसा हो, आपका इंडक्टिव हो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन असर्टेन्स। अब यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, देखिए डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या है कि आप किसी भी समस्या का पता लगाते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप देखिए आप कैसे इसका पता लगाएंगे, क्या आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देख लेंगे जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसकी शुरुआत में ही, या फिर लर्निंग प्रोग्रेस और फेलियर्स जो भी हो रहे हैं वो देखेंगे आप इंस्ट्रक्शंस के समय पर, या फिर आप देखेंगे कि क्या अचीव किया, ठीक है, अचीवमेंट की डिग्री देखेंगे, इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया था उस इंस्ट्रक्शन से उस बच्चे ने क्या अचीव किया एंड तक, इसको देख के, या फिर आप कॉजेज़ और रेमेडीज़ देखेंगे, परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स की इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप देखेंगे कि क्या कारण रहे या क्या हम कर सकते हैं लर्निंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, या फिर ये प्रॉब्लम्स आने के क्या कारण हैं इंस्ट्रक्शन में, हम इसको देख के डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करेंगे। सो द करेक्ट आंसर जो है आपका, बिल्कुल देखिए डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि और किसी भी समस्या का क्या कर रहे हैं, उसको डायग्नोस कर उसका पता लगा रहे हैं। तो हम जब किसी भी समस्या का पता लगाते हैं तो क्या करते हैं, हमें पहले उसके कारण जब पता चलते हैं तभी तो समस्या पता चलती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो मुझे फीवर आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है, आपको कोल्ड बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, आप शिवर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है डॉक्टर आपको बोलता है अच्छा तो शायद आपको आप में मलेरिया के सिम्टम्स लग रहे हैं। अब वो आपका ब्लड सैंपल लेता है, टेस्ट के लिए भेजता है, रिपोर्ट्स आती हैं और वहाँ पता चल जाता है यस आपको मलेरिया है, बहुत दिनों से फीवर आ रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, मेडिसिन आप प्रॉपर ले रहे हैं, डॉक्टर को पता लगता है अच्छा टाइफाइड हो सकता है। तो ये क्या है आपके सिम्टम्स, ये क्या कर जाता है, आपकी बीमारी को डायग्नोस ही तो किया जा रहा है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में आप क्या करते हैं, कारण का पता लगाते हैं ना, कॉजेस की क्या कारण हो रहे हैं और क्या आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन इज 22। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपकी टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो क्यों किया जाता है, ताकि वो क्लास को ग्लोरीफाई कर सकें, या फिर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें, या फिर कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर सकें, या फिर डिसिप्लिन रख सकें क्लास में। तो देखिए क्लास को ग्लोरीफाई नहीं करना है, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, अगर मैं एज अ टीचर जा रही हूँ किसी भी क्लास में पढ़ाने, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि जो मुझे सैलरी दी जा रही है या फिर किसी भी एक को सैलरी दी जा रही है, वो किस लिए दी जा रही है, ताकि आप क्या करें, क्लास में जाएँ और स्टूडेंट्स को क्या करें, उनको समझाएं, उनको जो भी आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं वह अच्छे से अच्छी दे सकें। तो वही है कि क्लास को ग्लोरीफाई नहीं करना है, स्टूडेंट्स पे फोकस करना है। काफ़ी बता चुकी हूँ, एजुकेशन हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है। स्टूडेंट्स को देखिए अट्रैक्ट करके आप क्या ही करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, हमें कंसेप्ट जो है उसको क्लैरिफाई करना है। आप ये जो आपके इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं इनके थ्रू जो भी कंसेप्ट होता है वो ईजिली जो है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि अब देखिए मैं आपसे बोलूँ कि एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ताजमहल का, ठीक है, कॉमन सा एग्जाम्पल है, बस आप इसको थोड़ा सा अगर इमेजिन करेंगे तो ईजिली समझ सकते हैं। ताजमहल का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ठीक है,
अब मैं आपको बैठकर इसको बताऊं, ठीक है, कि ताजमहल में आपके चारों तरफ से बाग होते हैं जिसको चार बाग कहा जाता है, संगमरमर पत्थर से बना है, इसको शाहजहां ने बनवाया है, आगरा में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसके बारे में 4-5 बातें बताऊंगी तो आपको 2-3 बातें ही याद रहेंगी, वो भी बहुत मुश्किल से आप याद करेंगे, तो मतलब ईजी है, याद हो जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन अगर वही मैं आपको ताजमहल ले जाकर बताऊं तो वो ज़्यादा इजी रहेगा ना। तो वही चीज़ है कि जब आप इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो भी कुछ समझाना चाहते हैं वो वहाँ पर रनिंग हो रहा, मतलब प्ले हो रहा होता है, रनिंग में होता है, स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को देख पाते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो उससे क्या होता है, कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई होता है। इसलिए इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल टीचर्स के द्वारा किया जाना चाहिए कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू। अब देखिए जो एटीट्यूड होता है टीचर का, जो टीचर का एटीट्यूड होता है वो आपका किसके लिए होता है, अफेक्टिव डोमेन के लिए, कॉग्निटिव डोमेन के लिए, कॉग्निटिव डोमेन के लिए, साइकोमोटर डोमेन के लिए। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोज विद अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। देखिए एजुकेशन जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन का, जो कि ऑलरेडी मैन में होता है। यह किसने कहा था, आपके M.K. गांधी ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या फिर श्री अरविंदो ने कहा था। एंड दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग का इनमें से कौन सा लेवल प्रेस्क्राइब नहीं है आपका, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर डिफरेंशिएशन। देखिए तो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि अगर हम बात करें तो मेमोरी है, आप कुछ याद रखोगे तो ही तो आपकी एजुकेशन आपको दी जाएगी। अगर मैंने आपको आज बताया कि आपके जो सेंटेंस होते हैं उनमें आपका सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बचता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये जब मैंने 2 बातें बताई हैं आपको, अगर आप इनको अपनी मेमोरी में रखेंगे तभी तो मैं कल जाके आपको इसकी बेस एक्सरसाइज करवा पाऊँगी, है ना। ये सर नो, तो वही है कि मेमोरी तो होना चाहिए ना, लेकिन दूसरी बात फिर ये तो ऑप्शन सही है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या टीचिंग हो पाएगी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैंने आपसे कहा कि काऊ जो है वो एक पेट एनिमल है और थोड़ी देर बाद मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि काऊ क्या है, तो आप अगर बताते हैं कि काऊ जो है वो एक पेट एनिमल है, तो ये क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आया, ठीक है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ काऊ क्या, और आपको फिर याद ही नहीं रहा कि काऊ है क्या, तो यहाँ पर आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, अब जो भी आपने सीखा तो उसको आप रिफ्लेक्ट भी करेंगे, है ना। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप, जैसे आपको बताया ना कि एक काऊ है और बफेलो है, अब दोनों ही क्या है, आपके मिल्क देते हैं, दोनों के 2 हॉर्न्स भी होते हैं, 2 आइज़ होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, सब कुछ सेम है। अब मैं इनको कहूँ कि आप इन दोनों में मतलब कैसे पता लगाओगे इसका, आप, मैंने तो बता दिया कि काऊ जो है वो आपकी वाइट कलर की होती है और बफेलो जो है वो आपकी ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। बफेलो जो है वो थोड़ी हैवी होती है, काऊ थोड़ी लाइट वेट होती है। और फिर आपसे अगर फिर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हो, ये सब बात मैंने आपको बता दी, आपको मैंने बताया, अब आप कहीं देखते हैं और यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो दैट इज़ रिफ्लेक्टिव, तो ये भी आपका लेवल ऑफ टीचिंग आता है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है वो आपका लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So guys, आप इस पे मत जाइए, एक्चुअली ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करना चाहती हूँ, बट बाय मिस्टेक पहले इतनी मुश्किल से ढूंढा था और वापस से इसको हमने वो गड़बड़ कर दिया, पता नहीं है बार बार वहाँ क्यों चला जाता है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा था इस सर्कल की वजह से, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपकी एजुकेशन में, आपकी स्टडी में यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके लिए नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी ऐसा ना हो। पता नहीं आज ऐसा क्यों हुआ था। सो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।